हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है बच्चों? क्रियांश में फिर से आपका स्वागत है। टैलेंट एक्स के जो प्रीवियस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको डेली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो वीडियो सॉल्यूशंस है वो आपको मिल रहे हैं। आज हम केमिस्ट्री का थर्ड पेपर करने वाले हैं। दो पेपर ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इजी से क्वेश्चन लगे हैं मुझे इसके भी। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दिया हुआ है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 5.6 ग्राम ऑफ अमोनिया इज अप्रोक्सीमेटली दिस, ठीक है। चलो जी। तो आपको बेसिकली इसमें करना क्या है कि नंबर ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल निकालना है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है कि सर जब मास दिया होता है तो हम मोल निकाल लें, है ना। ये वही वाली बात हो जाती है, क्लास में मैं हर बार बताता हूँ कि जब भी कभी भी आपको इंडिया में कहीं पर भी जाना हो तो ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ से हर जगह की फ्लाइट मिल जाएगी। तो आप बोलोगे दिल्ली। दिल्ली चले जाइए, वहाँ से आप कहीं की भी फ्लाइट ले सकते हो। इसी का मतलब कि सर यदि केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल हमें सोल्व करना हो स्पेसिफिक मोल कॉन्सेप्ट में, तो आप हर चीज को कहाँ पे ले जाओ, मोल पे ले जाओ। मोल से कहीं पर भी जाया जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि यहाँ पे हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH3 इसका फॉर्मूला होता है। तो यदि मैं मोल निकालता हूँ बच्चे अमोनिया के, तो अमोनिया के मोल कितने आएंगे? तो आप बोलेंगे सर जो मास दिया हुआ है 5.65, ठीक है, और उसको डिवाइड कर देंगे उसके मोलिकुलर मास से, कितना होता है बेटा? 17 होता है। ये आएगा अपना लगभग 0.33 के आसपास ही आने वाला है ना। और ये क्या आएगा बच्चे? ये आएगा मोल, ठीक है। अब देखना, अब आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ मोलिक्यूल। यदि मुझे नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने हैं, आपको पता होना चाहिए कि सर वन मोल का मतलब क्या होता है। वन मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, ठीक है। तो 0.33 मोल का मतलब कितना हो जाएगा भाई? तो आप बोलेंगे सर बस इस नंबर को हम 0.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.33 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग, है ना, 2 × 10⁻23 आने वाला है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? x × 10⁻23। इसका मतलब क्या हो चुका है बच्चे कि x का वैल्यू कितना हो गया अपना? x का वैल्यू हो चुका है 2। यही है हमारा x का वैल्यू, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सेकंड करके आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ सैंपल ऑफ हेमोग्लोबिन 0.33% आयरन इज प्रेजेंट, ठीक है। 37 क्वेश्चन को देखना एक बार यहाँ पे क्या बोल रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 37, सर 0.33% क्या है बेटा? तो आप बोलोगे सर हीमोग्लोबिन में इतना आयरन है ना। अच्छा, जब आयरन का परसेंट निकाल रहे हो तो परसेंट निकालने का तरीका क्या है कि सर ऊपर आयरन का मास लिख दो। सर एक एटम होता तो मास कितना होता? 56 होता। मैं मान लेता हूँ एक्स एटम है तो एक्स मास मैंने यहाँ पे मान लिया है ना, 56x आयरन का हो गया। नीचे क्या आएगा? टोटल मास, जो कि आपको क्वेश्चन में अच्छे तरीके से गिवन है, 67200 आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 67200। और आपको पता होना चाहिए कि सर मैथमेटिक्स में परसेंटेज जब भी निकाला जाता है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो को यहाँ पे खत्म करेंगे, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई मेरे, बताइए? 672 इंटू 0.33 अपॉन 56। अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसको आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आने वाला है इसका? आई थिंक 4 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब 3.96 के आसपास आपको नजर आएगा ये, है ना। तो 4 अपन करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मोलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल का फॉर्मूला होता है C20H30O, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे? सर जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है वही उसके प्रोटॉन्स होते हैं। सर कितने दिए हुए हैं? तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 तो आपको कार्बन दिए हुए हैं, है ना। तो आप देखेंगे कार्बन की वजह से प्रोटॉन कितने होंगे? 20 कार्बन है, एक कार्बन में 6 प्रोटॉन, प्लस 30 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है ना, उसमें कितना प्रोटॉन? एक प्रोटॉन, प्लस ऑक्सीजन कितना है बेटा? एक है, तो 8 प्रोटॉन इसके मान लो, है ना। 8 प्रोटॉन आप इसके मान लो। सबको यदि आप ऐड कर देंगे काफी अच्छे तरीके से तो काफी सुंदर वाला आपके सामने आंसर आ जाएगा 158। कितना आएगा? 158। ऑप्शन नंबर 4 करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 39, व्हाट हैपन टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन टू ओपन कैंस ऑफ सोडा पॉप। सोडा पॉप जानते हो ना, कैन ना, पेप्सी की कैन आती है ना, काफी अच्छा लगता है ना। बोतल से पीना अच्छा लगता है, कैन मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है।
तो ए को तो अपन ने रख दिया काउंटर पे रख दिया इसके सामने, और जो दूसरा था उसको हमने फ्रिज के अंदर रख दिया। या फ्रिज के अंदर रखें या फिर काउंटर पे रखें, एक बात तो कंफर्म है सर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्यों? कार्बोनेटेड वाटर है वो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे डाला जाता है, जैसे हम बोतल को ओपन करेंगे वैसे ही CO2 गैस बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज कंफर्म है। अब चाहे रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर में रखने से क्या होगा, रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो होता है काफी कम, तो जो CO2 जो बाहर निकलने वाली है वो थोड़ा सा धीरे धीरे आराम आराम से बिल्कुल आलसी तरीके से बाहर निकलने वाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर जो बाहर जो रखा हुआ है कैन उसमें से तो फटाफट निकल जाएगी, लेकिन जो रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है वहां से धीरे धीरे निकलने वाली है। तो जितनी मैंने कहानी कही है उसके रेफरेंस में आंसर क्या हो सकता है वो अपन चेक करेंगे। बोथ कैन्स लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बट द कैन इन द रेफ्रिजरेटर लूजेस गैस फास्टर। अरे ये तो गलत बोल दिया, फास्टर बोल दिया, आंसर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। both can lose carbon dioxide but can in the refrigerator lose gas slower। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सेकंड करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो जी आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। चलो जी, द ग्राफ शोज द टेम्परेचर चेंज ऑफ सॉलिड ए। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, इस ग्राफ में आपको बताना है कि किस तरीके से जो सॉलिड ए रहेगा उसका 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए कहानी, बताइए। चलो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द सॉलिड ए इज अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट। बिल्कुल चेंज ऑफ स्टेट का ही ये प्रोग्राम है ना। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है यहाँ पे डिफरेंट पोजिशन पे जो इसकी स्टेट है वो भी चेंज हो रही है। बिल्कुल ये सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड ए इज एन इम्प्योर सब्सटेंस। नहीं, यदि कोई सब्सटेंस यदि चेंज हो रहा है ना, और यदि स्टेट चेंज कर रहा है तो वो प्योर होता है, वो इम्प्योर होता नहीं है। तो बी तो आंसर नहीं होना चाहिए। सॉलिड ए इज अ प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है ना। सॉलिड ए हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। प्योर है तो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट उसका होगा, है ना। तो ACD ऑप्शन नंबर 4। When the solution of a base is diluted, चलो बेस का pH कितना होता है भाई मेरे, तो आपको पता होना चाहिए से बेस का pH तो 7 से ज़्यादा होता है। यदि मैं इसको डाइल्यूट कर देता हूँ, पानी मिला देता हूँ, है ना, तो ये क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कम कर देगा, यानी कि pH 7 से कम हो जाना चाहिए। देख लो, pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स सेम, बिल्कुल गलत बात। इंक्रीज करेगा क्या, नहीं करेगा। सॉल्यूशन क्लाइम्स टू 7, नहीं, ये तो न्यूट्रल का होता है। डिक्रीज, यस, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलो नेक्स्ट। एसिटिक एसिड, क्या लिखा हुआ बेटा, एसिटिक एसिड was added to X kept in a test tube a colorless and odorless gas। यार कलरलेस odorless जैसे मेरे दिमाग में आता है ना तो एक ही चीज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखेंगे why was evolved the gas was passed through lime water and turned milky yellow। अब तो कंफर्मेशन ही हो गई, लाइम वाटर में से जब CO2 गैस को निकाला जाता है तो मिल्की दुग्ध की तरह वो हो जाता है। और ये रिएक्शन याद भी होनी चाहिए, क्लास 10 की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई है। सर एसिटिक एसिड CH3COOH, इसकी रिएक्शन कराई जाती है सोडियम कार्बोनेट के साथ में Na2CO3, और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, CH3COONS सोडियम एसिटेट प्लस CO2। और अभी गर्मी बहुत हो रही है तो सर वाटर भी बिल्कुल ठंडा वाला, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाली है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। सॉलिड X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिल्कुल नहीं, सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए और ये होना चाहिए, ठीक है ना। और CO2 तो तीनों ऑप्शन में दिया, वाई वाला तो हम कर ही नहीं सकते ना, SO2 दिया हुआ है तो आंसर नहीं होगा, गदागिरी हो जाएगी यदि ये करते हो तो आप। चलिए जी आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। द कंपाउंड विच एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट pH। लोवेस्ट pH का मतलब क्या हो गया, pH 7 से कम, मतलब जितनी कम उतना बढ़िया। कम किसकी होती है सर, ऐसे सॉल्ट की होती है जिसका एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो, ठीक है। तो पहले वाले को चेक करेंगे, NaCO3, नहीं बिल्कुल नहीं। लास्ट वाला देखो pH 7, वैसे ही खत्म कर दो। Na2CO3 सर यहाँ पे बेस से आ रहा है एक कंपोनेंट, जबकि देखा जाए NH4Cl में, तो NH4Cl की यदि बात की जाए तो यहाँ पे
एक तो है NH4OH और एक है क्या HCl। यहाँ से वाटर रिलीज होता है भाई, है ना, इस वाली जगह से वाटर रिलीज होता है और क्या बन जाता है आपका सॉल्ट NH4Cl बन जाता है, जो कि क्या होता है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, पानी डालेंगे तो वीक बेस में डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। ठीक है, तो इस एसिड की वजह से इसका पीएच क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बिल्कुल मेटलर्जी का ये क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल आपने पढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम अपने निकाला, एल्यूमिनियम निकाला, लेकिन 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 हर मेटल को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारा सही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है हर मेटल के लिए वो नहीं होगा, है ना। तो ए तो हमारा सही होना चाहिए, रीजन हमारा गलत होना चाहिए। एस्टिमेशन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपके सामने। देखो अब यहाँ पे एक पाउडर आयरन का कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, एक क्रूसिबल दिया हुआ है, क्रूसिबल है ना, क्रूसिबल का मतलब एक पात्र मान के चलो आप, है ना। उसमें क्या भरा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस Fe। जब रिएक्ट करेंगे सिंपल सी रिएक्शन यार, FeO प्लस CO, है ना। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, सेकेंड आनी चाहिए। तो देख लो, फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड कॉपर टेक्स प्लेस। यस, पहला ऑप्शन आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ किसी को, आपको तकलीफ नहीं है, आगे बढ़ जाए, है ना। तो आगे देखते हैं भाई, चलो भाई नेक्स्ट। द पोस्टुलेट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द करेक्ट सीक्वेंस। चलो चारों पांचों बातें जो दी हुई है बोर मॉडल की दी हुई है, हमें बताना है इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यानी कि पैराजंबल वाला इंग्लिश में जैसा क्वेश्चन आता है वैसे ही है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। अरे भाई ऑर्बिट आपने बोल तो दिया, लेकिन उसको पहले डिफाइन तो करो। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफाइड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट एंड शेल। यानी कि ये तो कंफर्म है कि जो बी वाला ऑप्शन रहेगा वो ए के पहले आएगा। अब बी और ए के बीच में क्या आएगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बी वाला ए के पहले आना, मतलब बी वाला जो रहेगा वो ए के पहले आना चाहिए। ठीक है, तो बी वाला ए के पहले आना चाहिए, बी वाला ए के पहले आना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। बी वाला ए के पहले ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे चेक करते हैं भाई, है ना। फोन आ रहा है, आने दो, चलो। अभी देखो, यदि हम आगे की बात करें तो अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल की बात कर दी है यहाँ पे, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। नहीं, बिल्कुल नहीं। एन मतलब बात तो सही है, लेकिन वो बैठ नहीं रहा उस वाला माहौल, है ना। एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अ लोअर, ये तो बहुत हाईली बात बोल दी। ऑर्बिट के बारे में ही कोई बात बोलनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर, जब आप ई चेक करेंगे ना तो ये ऑर्बिट के बारे में ही बोल रहा है यार, है ना। ऑर्बिट के बारे में बात हो रही है, कि बी के बाद में ई आना चाहिए, है ना। बी के बाद में ई आना चाहिए, इसमें बीच में सी आ गया, नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आंसर ये, दो चीजें चेक करनी है बस, शेल के बारे में चेक कर लो, है ना। बाकी ऑर्डर तो वही रहने वाला है ना, पहले बी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर उसके बाद में आप सी के बारे में बात कर लो, है ना। फिर उसके बाद में आप ए के बारे में बता दो, फिर डी के बारे में, है ना। तो ये जस्ट लाइक कॉमन सेंस, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसो बार। आइसो बार के बारे में बात कर रहे हैं। आइसो बार क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए कि सर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, यहाँ तो सेम है, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है साहब, सर एक और बात है कि जो मास नंबर हो वो सेम हो। सर यहाँ पे अलग अलग है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे अलग अलग है, ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर ये, ऑप्शन नंबर थर्ड। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन फिनिश, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आगे बढ़ो। Which of the following is a correct graphical representation of latent heat fusion of water with respect to temperature? तो इसमें देखो भैया, पहला आपको ऑप्शन, अच्छा ये मुझे जहाँ तक लग रहा है ना ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा ग्राफ बना हुआ है ये, है ना। यदि आप खोल के देखेंगे, है ना, उम्मीद करता हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ते ही होंगे, है ना। तो एनसीईआरटी में आपको ये ग्राफ, पहला ग्राफ देखने को मिल जाएगा, है ना। इसमें इतना कुछ बताने का नहीं है। इन अ प्रॉपर इक्वेशन, जब केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है ना, तो उस टाइम पे विच आर द नंबर ओनली दैट कैन बी अल्टर्ड, जो चेंज हो सकते हैं, है ना। तो आपको पता है मोलर मास चेंज नहीं होता है, सबस्क्रिप्ट भी चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, है ना। सुपरस्क्रिप्ट भी नहीं होता है, सबस्क्रिप्ट भी नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट, जो आए के कोफिशिएंट्स होते हैं वही चेंज होते हैं। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन, मजाक मजाक में 50वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। इन जनरल नाइट्रेट आर थर्मली अनस्टेबल, ठीक है, व्हेन हीटेड द कंपाउंड ब्रेक डाउन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर द करेक्ट प्रोडक्ट गिवन बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द नाइट्रेट लिस्टेड, ठीक है। KNO3 को जब किया जाता है तो KNO2 प्लस NO2 नहीं मिलता है, गलत बात है ना। PbNO2 होल ट्वाइस PbO नहीं मिलेगा, है ना, इस जगह गड़बड़ है। HNO3 NO2 मिलता है, H2O मिलता है, O2 मिलता है, ऑप्शन नंबर 3, है ना। वापस से केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ में अपन ने 50 क्वेश्चन वापस से कर लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी तरीके से आपने एंजॉय करते हुए इसको पढ़ा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय।